नमस्कार। तो देखिए, महारिवीजन का ये पार्ट 1 है। महारिवीजन का पार्ट 1 है तो स्टार्टिंग में मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, अगले पार्ट में ये इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, महारिवीजन के इस पार्ट में हम 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन से कम 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो जानेंगे जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा एक ही वीडियो में। और अगर आप ये सोचते हैं कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो मतलब आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं पढ़ाई कर आप अपने गोल की ओर जो है वो सीरियस नहीं है। परंतु अगर आप डिटेल से पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप अपने गोल की ओर सीरियस हैं और बहुत जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर जाएंगे। यहाँ से हम यही इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपका गोल है, चाहे वो एलाइड है, चाहे वो पेपर 1 है या फिर कोई और भी एग्जाम है हिमाचल का, आप उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएँ। और इसलिए हम डिटेल से हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले भी हेल्प मिलती रही है, आगे भी हेल्प मिलेगी। और ये महारिवीजन का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन एलाइड में सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। यहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है। तो चलिए इस महारिवीजन के पार्ट 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, इन विच ईयर महेशी देवी वॉज अवॉर्डेड विद नेशनल अवार्ड्स फॉर क्राफ्ट्समैन। महेशी देवी को जो है वो किस वर्ष शिल्पकार के लिए जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो इनको जो है वो 1965 में दिया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये कौन सी चीज़ से जुड़ी हुई है शिल्पकारिता में? तो ये चंबा रुमाल से जो है वो जुड़ी हुई है। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि चंबा का जो रुमाल है उसको जो है चंबा के राजा जो गोपाल सिंह थे उनके द्वारा जो है उनके द्वारा ब्रिटिश जो रेजिडेंट हुआ करते थे उस टाइम 19th सेंचुरी में, उनको जो है वो प्रेजेंट किया गया था। और उस चंबा रुमाल के ऊपर बना गया था, उसके ऊपर बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र को जो था वो दर्शाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। गोपाल सिंह का नाम आपने ध्यान रखना है कि चंबा की जो पेंटिंग है काफ़ी फेमस है। और चंबा की पेंटिंग को जो है वो किसके कार्यकाल के दौरान ये फली फूली, किसके कार्यकाल के दौरान इनको शरण मिली? तो ये जो है राजा उदय सिंह का कार्यकाल था जब इनको शरण मिली थी। ये भी ध्यान रखना है। चंबा पेंटिंग के जो इंपॉर्टेंट पेंटर हैं उनमें मंगू, बनवारी, घली आ जाता है, मुकुंद आ जाता है। वो आपने नाम ध्यान रखने हैं चंबा पेंटर्स के। तो ये इंपॉर्टेंट 5 फैक्ट यहाँ से हो गए, इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं, व्हाट डज यूनस मोदज सिग्निफाई इन पांगी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की पांगी घाटी में ये जो यूनेस हो गया, मोदज हो गया, ये क्या दर्शाते हैं? ये यूनेस और मोदज जो है वो डिसीज हैं जो सेरेमोनियल ओकेजन्स के ऊपर जो है वो बनाई जाती हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। डिसीज प्रिपेयर्ड ऑन सेरेमोनियल ओकेजन, ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में जानना ज़रूरी है। देखिए, चंबा में अगर आप बात करते हैं तो पांगी घाटी आती है। पांगी घाटी जो है यहाँ पर जो है पांगी घाटी का जो हेडक्वार्टर है, इनके पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो किलाड़ में स्थित है। यहाँ पर रेजिडेंट कमिश्नर भी बैठते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो चिलगोजा मुख्य रूप से पाया जाता है वो पांगी एरिया में ही जो है वो पाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट आपने ये ध्यान रखना है कि जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो चंबा को बिना किसी अमेंडमेंट के हिमाचल में जो था वो मिला दिया गया था। तीसरा फैक्ट आपने यहाँ से ये ध्यान रखना है कि चंबा में जो मुख्य रूप से सेब के बगीचे पाए जाते हैं वो चंबा के चुराह एरिया, चंबा के पांगी एरिया और चंबा के भरमौर एरिया में जो है वो देखने को मिलते हैं। और चंबा में तमसार पीक भी आती है, चंबा में नरसिंह टिब्बा आता है, गौरी देवी का टिब्बा आता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं, एज पर एस्टिमेट अप टू दिसंबर 2022 द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय। दिसंबर 2022 के अनुमान तक अगर हम देखें तो 2022-23 का वित्त वर्ष जो है उसमें हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ने का जो उम्मीद है वो है 6.4%। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परंतु यहाँ से हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है जानेंगे। वो फैक्ट ये है कि जो दिसंबर 2023 तक का डाटा हमारे पास आया उसमें हमें ये पता चला कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो कितनी होगी? वो 7.1 होने की जो है वो उम्मीद है। तो अभी का जो डाटा है ना वो क्या है? वो 7.1 का डाटा है। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का डाटा है हमारे पास वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ही हम एक और बात इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। इंडिया के बारे में हम क्या जानेंगे? देखो, इंडिया की भी इकोनॉमी की ऐसी ही ग्रोथ जो है प्रोजेक्ट की गई। क्या प्रोजेक्शन जो है वो की गई? एक एडवांस एस्टिमेट निकाला गया जिसमें यह पता चला कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 7.3%, इंडिया की इकोनॉमी 7.3% जो है वो एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2024 के एंड तक जो है वो ग्रो करेगी। तो ये इंडिया की इकोनॉमी का एक डाटा हो गया। हमारे पास 3 सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अगर हम प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ को देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ जो है ना, ये बात हो रही है अभी का जो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 का,
उसका एडवांस एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ। प्राइमरी सेक्टर -2.2% जो है वो ग्रो करेगा, ये माइनस में है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर का वैसे ही देखते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर 9.3% ग्रो करने की जो है वो उम्मीद है। और अगर हम बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की, तो टर्सरी सेक्टर जो है वो 7.4% की दर से जो है वो इंक्रीज करेगा, ये कहा गया है। अगर आपने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की हुई है ना हमारी, तो वहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में देखना, ये क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं और ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से अब समझ आ गए होंगे, अच्छे से रिवीजन भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द प्लान आउटले फॉर रूरल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2022-23। तो बोलते हैं 2022-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए योजना का जो परिव्यय है वो कितना है। तो ग्रामीण विकास के लिए जो है वो योजना का परिव्यय 267.14 करोड़ है। ये तो हो गया 2022-23 का, परंतु हम 2023-24 का भी जानेंगे। 2023-24 का डाटा है वो हम क्यों जानेंगे? 2023-24 का डाटा हम इसलिए जानेंगे क्योंकि एग्जाम में 2022-23, 2023-24 कुछ भी पूछ लिया जा रहा है, कोई पता नहीं चल रहा कमीशन का। 2023-24 में जो रूरल डेवलपमेंट का जो आउटले है वो कितना है, वो है 233.74 करोड़। 233.74 करोड़, ये आपने ध्यान रखना है। 2023-24 का ही एक और इंटरेस्टिंग डाटा मैं आपको बताता हूं, जो कि लास्ट टाइम एलाइड सर्विसेज में उस टाइम के ईयर के अकॉर्डिंग पूछा गया था। अभी हम 2023-24 का देखते हैं। 2023-24 में जो है वो अब से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश में जो रोड्स हो गए, ब्रिजेज हो गए, यानी कि जो सड़कें और पुल होती हैं, उसके लिए कितनी आउटले रखी गई है, उसके लिए जो टोटल अमाउंट एलोकेट किया गया है वो 1354.09 करोड़ जो है वो किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से मैं इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि डाटा है, याद रखना मुश्किल है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखना, बोलते हैं इन विच ईयर फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन चंबा टाउन वाज कमीशन। तो चंबा में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो है वो कब कमीशन किया गया था? हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से कि 1910 में जो था ये किया गया था। 1910 में किया गया था, कौन सी नदी पर किया गया था और उस टाइम चंबा के राजा कौन हुआ करते थे, ये पता होना चाहिए। 1910 में एक साल नदी है, साल नदी के ऊपर किया गया था। और आपने दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, उस टाइम चंबा के राजा भूरी सिंह हुआ करते थे। राजा भूरी सिंह वही थे जिनके द्वारा भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना भी जो था वो करवाई गई थी। और भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब करवाई गई थी? भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 में जो था वो करवाई गई थी। ये जो बिजली घर इनके द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था, यहीं से जो है वो बाकी उसके बाद जो है चंबा शहर में बिजली गई थी। चंबा के राजा भूरी सिंह जो था वो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1919 में जो था वो इनकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। चंबा के अंतिम राजा कौन होते थे? चंबा के अंतिम राजा राजा लक्ष्मण सिंह हुआ करते थे। चंबा में भटियात विद्रोह भी हुआ था। ये भटियात विद्रोह कब हुआ था? ये 1895 में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स लाहौल रीजन टू चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ भरमौर एरिया। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र से जोड़ता है। यहाँ पर दर्रों की बात की गई है कि कौन सा दर्रा लाहौल को चंबा जिले से जो है वो जोड़ता है। अगर हम बात करें कि कौन सा दर्रा है जो लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भी भरमौर क्षेत्र से जो है वो जोड़ता है, तो इनमें से जो है वो कौन सा दर्रा हो जाएगा? ये कुगती दर्रा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कुगती दर्रा जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान रखने के लिए। हम कुछ ऐसे ही दर्रों को जानेंगे जो लाहौल को भरमौर के साथ जो है वो जोड़ते हैं। इसमें एक कुगती दर्रा आ गया, एक कालीचो दर्रा आ जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कालीचो पास हो गया। यहाँ पर एक हो गया दुग्गी दर्रा, ये आपने ध्यान रखना है, दुग्गी दर्रा के अलावा एक छोबू दर्रा हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है एग्जाम में, छोबू दर्रा हो गया। एक हो गया यहाँ पर सिप्तिंग दर्रा भी मैं लिख देता हूँ, सिप्तिंग दर्रा हो गया। ये आपने ध्यान रखना, पढ़े आपने हैं, हम रिवाइज ही कर रहे हैं और रिवीजन से ही ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। देखिए वारू दर्रा यहाँ पर दिया गया है, एलाइड सर्विसेज में लास्ट ईयर पूछा गया था जब पेपर हुआ था पहले कभी भी। तो वारू दर्रा जो है वो चंबा को जो है वो कांगड़ा क्षेत्र से जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर जालसू दर्रा दिया गया है, ये किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है? ये भी चंबा को कांगड़ा क्षेत्र से जोड़ता है। यहाँ पर देवसा दर्रा दिया गया है कि कोई देवसा दर्रा भी है और ये किसको किसके साथ जोड़ता है? देवसा देखो कुल्लू और स्पीति के बीच में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर अगला पार्ट आप चाहते हैं कि महारिवीजन हम इस तरह से ही करता रहें, तो हम इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, और इस टारगेट को जल्दी से अचीव कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस तरह का पार्ट हमें कंटिन्यू करना चाहिए महारिवीजन का या नहीं करना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लगती है तो लाइक करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लाइक कीजिए। अगर नहीं लगती है तो डिसलाइक का ऑप्शन भी साथ में दिया गया होता है, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि सीरियसली एक बहुत अच्छी मेहनत जो है वो की जा रही है एग्ज़ाम से पहले, ताकि एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो सके। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम अपनी तरफ से, जब मेहनत कर ही रहे हैं तो दिन रात एक कर ही देंगे। अब बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन रियासती प्रजामंडल। हिमालयन रियासती प्रजामंडल बनाया गया था, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पंडित पद्मदेव, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
देखो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था दिसंबर 1938 में, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं और भी प्रजामंडलों की तो देखो सिरमौर प्रजामंडल हुआ, उसकी स्थापना 1939 में की गई थी। अगर हम कुनिहार प्रजामंडल की बात करते हैं तो कुनिहार प्रजामंडल जो है कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 1939 में ही कुनिहार प्रजामंडल भी ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी तरह से हमारे पास हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल आता है जिसको 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, वो आपने ध्यान रखना है। धामी रियासती प्रजामंडल जो है वो आपने ध्यान रखना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धामी रियासती प्रजामंडल को जो है वो 1939 में, परंतु एग्जैक्टली जुलाई 13 1939 को जो है वो इसको जो है वो बनाया गया था। कैसे बनाया गया था, ये पहले होती थी प्रेम प्रचारिणी सभा धामी। प्रेम प्रचारिणी सभा धामी जो था वो 1937 में ऑर्गेनाइज की गई। बाद में चलकर इस ये जो प्रेम प्रचारिणी सभा धामी थी इसको कन्वर्ट कर दिया गया धामी रियासती प्रजामंडल में, और ये 1939 में किया गया था। 1939 में जुलाई 13 को जो था ये किया गया था। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 4-5 फैक्ट यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज ऑफ सतलुज रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो सतलुज की कौन सी ऐसी ट्राइब्यूटरी है जो पंजाब और हिमाचल के बीच में एक सीमा जो है वो बना देती है। तो सतलुज की ट्राइब्यूटरी है ये सोन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सोन सतलुज की ट्राइब्यूटरी है, ये आपने ध्यान रखना है। ये हिमाचल और पंजाब के बीच में एक सीमा का काम करती है, सीमा बना देती है। देखिए जी सतलुज की इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो सारी एक वीडियो में कवर हो जाएगी। सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है। इसका ओरिजिन मानसरोवर लेक जो रक्सताल झील के समीप है वहाँ से होता है। इसकी ट्राइब्यूटरी बसपा, स्पीति, नोगली, सोन, अली, तैंती, यूला, वेंगर, तियुंग, दुलिंग, सोलडांग, किशांग, कुरांग ये जो है वो आती हैं। इसकी डिस्टेंस टोटल जो हिमाचल में ये कवर करती है वो 320 किलोमीटर कवर करती है। हिमाचल प्रदेश में ये शिपकिला के समीप एंटर कर जाती है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये चौरा के समीप एंटर करती है। सतलुज नदी जो है वो एंटर करती है मंडी में फिरनू विलेज के समीप। सतलुज नदी बिलासपुर में कसोल के समीप एंटर करती है और बिलासपुर को नीला के समीप जो है ये छोड़ देती है। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1963 में जो था वो हो गई थी। ये आपने सारा सतलुज के बारे में डिटेल से ध्यान रखना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट फाउंड इन पिन वैली नेशनल पार्क। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो पिन वैली नेशनल पार्क में पाया जाता है। विच ऑफ द एनिमल फाउंड इन पिन वैली नेशनल पार्क पूछा गया है। देखो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है और यहाँ पर कौन सा जानवर पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर जो है वो रेड फॉक्स भी पाई जाती है। यहाँ पर पीका एक जानवर है वो भी पाया जाता है। स्नो कॉक भी पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे जानवर जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, पिन वैली नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क है कहाँ पर, ये लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है। लाहौल स्पीति में ही आपने ध्यान रखना है कि नेशनल पार्क तो हमारे पास एक ही स्थित है, परंतु यहाँ पर हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है वो भी जो है वो स्थित है। ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब कॉन्स्टिट्यूट की थी, कब बनाई गई थी, एस्टेबलाइज हुई थी 1992 में एस्टेबलाइज हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब की गई थी, ये भी तो क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है। जब बड़ी का पूछती है तो छोटी का क्यों ना पूछेगा। आपने ध्यान रखना है कि सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 1963 में जो था वो एस्टेबलाइज हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क्स की एक बार बात कर लेते हैं। नेशनल पार्क्स की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क आता है जिसको यूनेस्को की लिस्ट में जो था 2014 में शामिल किया गया था। इंद्रकिला नेशनल पार्क आता है, खीरगंगा नेशनल पार्क आता है, सिम्बलबरा नेशनल पार्क आता है। इंद्रकिला नेशनल पार्क कुल्लू में आता है, खीरगंगा भी कुल्लू में आता है, सिम्बलबरा सिरमौर में आता है। ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं डेयरी डेवलपमेंट प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन मंडी विद दी हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसकी सहायता से मंडी में डेयरी विकास संयंत्र की स्थापना की गई थी। देखो मंडी में डेयरी विकास संयंत्र की स्थापना जो था वो की गई थी जर्मनी की सहायता से। ऑप्शन सी जर्मनी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से हम मंडी की बात करेंगे परंतु सब जो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मंडी है उसकी बात नहीं करेंगे। जो मंडी होती है दूसरी बाजार वाली मंडी जो होती है उसकी हम बात करेंगे। मंडी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है उसको प्रमोट करने के लिए जो है वो अलग अलग इनिशिएटिव लिए हैं। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि नाबार्ड के द्वारा जो है वो एक प्रोग्राम हिमाचल में भी इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि जो मंडियाँ हैं मंडियों में जो है वो डिजिटल पेमेंट को जो है बढ़ावा दिया जा सके। तो इनिशियल बेसिस पर ये 2 मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैं अभी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये 2 मंडियाँ कौन कौन सी हैं, एक ढली मंडी है। ढली मंडी जो है वो कहाँ पर पड़ती है, ढली मंडी शिमला में पड़ती है। ये आपने ध्यान रखना है। एक ढली मंडी है, एक APMC मंडी है। ये APMC जो है वो सोलन में पड़ती है। यहाँ पर जो है ये डिजिटल भुगतान के लिए जो है नाबार्ड की सहायता से जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया ये प्रोग्राम डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। अब यहाँ पर भी इसके आगे आप ध्यान रखें कि QR कोड जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं
ताकि इजीली पेमेंट हो सके। तो QR पेमेंट कोड किसके द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं? एक तो ये प्रोवाइड करवाए गए हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, और दूसरे प्रोवाइड करवाए गए हैं पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ना, इसके द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं जो ढली मंडी शिमला की है वहाँ पर, और पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो APMC है सोलन की, वहाँ पर जो है प्रोवाइड करवाए गए। तो ये मंडी से हमने ये मंडी जोड़ी और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं ऑन 15 अप्रैल 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश विदाउट अल्टरेशन ऑफ देयर बाउंड्रीज। तो बोलते हैं 15 अप्रैल 1948 को निम्नलिखित में से किस रियासत को उसकी सीमाओं में परिवर्तन किए बिना हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। देखो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में जो है वो सिरमौर और चंबा ऐसे थे। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मैं अभी बता भी रहा था चंबा को आपको, देखो यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस हो गया। सिरमौर और चंबा ऐसे थे जिनको बिना किसी अल्टरेशन के उनकी सीमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, और 15 अप्रैल 1948 को वैसे ही हिमाचल में मिला दिया गया। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है ना, तो क्या होता है, तो उस टाइम जो है वो 24 तहसीलें हिमाचल में हुआ करती थी, 2 उप तहसीलें हिमाचल में हुआ करती थी। परंतु हिमाचल का गठन कैसे हुआ था, इसे यहाँ पर जो था वो 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 जो था वो पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी। मतलब कुल जो था वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो किया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश को जो है मुख्य आयुक्त क्षेत्र जो है वो बनाया जाता है, मतलब चीफ कमिश्नर प्रोविंस इसको बनाया जाता है। तो पहले चीफ कमिश्नर कौन बनते हैं? पहले चीफ कमिश्नर जो है वो NC मेहता हिमाचल के जो है वो बनते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि NC मेहता जो है वो पहले चीफ कमिश्नर हिमाचल के बन जाते हैं। अब देखो हिमाचल में जो है 4 जिले बनाए गए उस टाइम। 4 जिलों में जो है वो एक तो महासू जिला आता था। महासू जिला जो है वो 26 रियासतों को मिलाकर जो था वो बनाया गया था। सिरमौर जिला आता था। सिरमौर जिला जब बनाया गया तो 4 तहसीलें यहाँ पर होती थी। मंडी जिला बनाया गया। मंडी जिले में जो था 6 तहसीलें हुआ करती थी, ये आपने ध्यान रखना है। और चंबा जिला जो था वो बनाया गया। अभी 4 जिले तो बना दिए गए हिमाचल प्रदेश में। 5वें नंबर का जिला जो था वो कौन बना था? 1 जुलाई 1954 को जो पार्ट सी स्टेट बिलासपुर हुआ करता था, उसने कहा कि हम भी हिमाचल में मिल जाएंगे, और वो हिमाचल में मिल जाता है आकर। उसके बाद किन्नौर भी जो है वो 6ठे नंबर का जिला बनता है। किन्नौर 1960 में जो है वो हिमाचल का 6ठे नंबर का जिला जो है वो बन जाता है, ये ध्यान रखना। आगे बोलते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार डाइड ऑन। तो देखो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे। अब इनका निधन कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की अगर हम बात करें तो इनका देहांत 1981 में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये कितनी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे और कब से लेकर कब तक हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पहली बार मुख्यमंत्री 1952 में जो है वो बन जाते हैं। 1956 तक जो है वो सरकार ये चलाए रखते हैं। उसके बाद 1963 में हिमाचल के मुख्यमंत्री ये फिर से बनते हैं, क्योंकि 1956 के बाद क्या हुआ था, हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। 1963 में क्या होता है, फिर से ये मुख्यमंत्री बनते हैं और 1967 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। 1967 में फिर से इलेक्शन हुए, ये फिर से मुख्यमंत्री बने और 1967 से लेकर 1972 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। चौथी बार ये फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं 1972 में। 1972 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं और 1977 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। इनके बाद ये तो 4 बार मुख्यमंत्री रहे। इनके बाद क्या कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बना था? नहीं। इनके बाद फिर से 1977 में इलेक्शन होते हैं और रामलाल ठाकुर कांग्रेस के ही होते हैं, वो मुख्यमंत्री जो है वो बनते हैं। अब पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन बने थे? पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री जो बने थे वो बने थे शांता कुमार जी। शांता कुमार जी 1977 में फिर से इलेक्शन हुए, फिर से ये मुख्यमंत्री बने और ये 1977 से लेकर 1980 तक जो था वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। शांता कुमार जी जो है वो मुख्यमंत्री रहते हैं। ये पहली बार, ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि पहली बार नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन बने थे। यहाँ पर मैं YS परमार जी के बारे में ये भी बता देता हूँ कि इनका जन्म कब हुआ था। परमार साहब का जन्मदिन 1906 में जो था वो हुआ था। 4 अगस्त थी 1906 थी जब इनका जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन ये एक और बनता है यहाँ से कि YS परमार जयंती कब मनाई जाती है? डॉक्टर YS परमार जयंती 4 अगस्त को जो है वो मनाई जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। और 1981 में इनका देहांत हुआ था, तो 2 मई थी उस दिन, 2 मई 1981 में इनका देहांत हो गया था, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फ्रॉम वेयर डिड द फाउंडर ऑफ भज्जी स्टेट कम। तो बोलते हैं कि भज्जी के जो संस्थापक थे वो कहाँ से आए थे। हिमाचल में बहुत सारी रियासतें हुई, बहुत सारी टकराइयाँ हुई। अब इनके संस्थापक कोई कहाँ से आया था, कोई कहाँ से आया था, फिर उन्होंने यहाँ पर आकर जो था वो अपनी अपनी रियासतें जो था वो बनाई थी। अगर हम भज्जी की स्थापना करते हैं तो भज्जी के जो संस्थापक आए थे वो कहाँ से आए थे, वो आपने ध्यान रखना है कि
देखो भज्जी इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट है और कुटलहर से जो था वो इसके संस्थापक आए थे। मैंने कुटलहर ऑप्शन में नहीं दिया है यहाँ पर, परंतु आपने ध्यान रखना है। फ्रॉम वेयर डिड द फाउंडर ऑफ भज्जी स्टेट कम, तो भज्जी जो रियासत थी उसके संस्थापक कुटलहर रियासत के थे। कुटलहर रियासत के वंशज थे राजा चारू के द्वारा जो था वो इस रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी। इन्होंने बाद में चलकर अपना नाम भी बदला था, उदयपाल इनके द्वारा अपना नाम रखा गया था। बाद में ध्यान रखना है कि इन्हीं की रियासत में आगे चलकर सोहनपाल हुए। सोहनपाल के द्वारा सुन्नी शहर की स्थापना जो है वो की गई। सुन्नी शहर की स्थापना की गई और सुन्नी शहर की स्थापना करने के बाद भज्जी की राजधानी जो था वो सुन्नी में बनाई गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना। इसी रियासत के अंतिम शासक कौन हुए, तो इसी रियासत के अंतिम शासक जो था वो राणा रामचंद्र पाल जो था वो हुए। ये आपने ध्यान रखना है। 1948 में जब हिमाचल का गठन होता है तो भज्जी का क्या स्टेटस रहता है, भज्जी को जो है वो महासू जिले का एक हिस्सा बना दिया जाता है। 1948 में इसको तहसील बना दिया गया महासू जिले की और इसका विलय हिमाचल में कर दिया गया था। तो अभी हमें देखने को मिलता है भज्जी सुनी तहसील देखने को मिलती है, तो वो यही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच राजा ऑफ चंबा वॉज किल्ड बाय राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो देखो ये अलग अलग रियासतों के बीच में अलग अलग टाइम में युद्ध होते रहे, तो चंबा के एक ऐसे राजा थे जिनका युद्ध कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा कर दिया गया था। लड़ाई में युद्ध हुआ था, कौन से राजा थे चंबा के, ये आपने ध्यान रखना है। इनका नाम चंबा के राजा राज सिंह ये हुआ करते थे। राज सिंह ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ से हम क्या जानते हैं, चंबा के राजा राज सिंह के बारे में जान लेते हैं कि क्या युद्ध हुआ, क्या नहीं हुआ। देखो चंबा के राजा राज सिंह का युद्ध होता है और ये युद्ध जो है वो शाहपुर के पास होता है 1794 के आसपास। 1794 के आसपास ये युद्ध होता है और इस युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु भी जो है वो हो जाती है। अगर हम बात करें कि युद्ध क्यों हुआ था, तो कांगड़ा के राजा संसार चंद के साथ ये युद्ध रिहलू का जो इलाका होता था ना, रिहलू का एरिया, उस एरिया को लेकर जो था ये हुआ था। ये रिहलू का एरिया इनिशियली से ही स्टार्टिंग से ही डिस्प्यूटेड रहता था इन दोनों रियासतों के बीच में, ये भी पता होना चाहिए। चंबा के राजा राज सिंह जो है वो मारे तो गए, परंतु इनके कार्यकाल के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर भी हुआ करते थे, कुछ इंपॉर्टेंट कलाकार दरबारी इनके कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे। दरबारी कहूँगा मैं, पेंटर नहीं है ये, दरबारी कलाकार कहेंगे। देखो इनके कार्यकाल के दौरान जो दरबारी कलाकार हुआ करते थे, निपुण कलाकार जैसे कि निक्का हो गया, रांझा हो गया, छज्जू हो गया, हरकू हो गया, ये राज सिंह के दरबार में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पेंटर या फिर आप कह लीजिए दरबारी कलाकार जो था वो हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले देखिए अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है दिया गया। देखो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परफेक्शन अपने अंदर देखने को मिलेगी। आपको अपनी छोटी छोटी कमियां जो होती हैं जिनके कारण एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, उन कमियों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और 200 क्वेश्चन किस तरह से पेपर में फाइनली जाकर करना है, किस तरह से खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है, फिजिकली प्रिपेयर करना है, उसमें भी आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। तो एलाइड सर्विसेज के लिए अगर तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। कोई भी दिक्कत आती है आप डायरेक्टली हमें ईमेल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं इन विच मंथ इज मिंजर फेयर ऑफ चंबा सेलिब्रेटेड। तो चंबा का ये मिंजर मेला कब मनाया जाता है। देखो चंबा के मिंजर मेले की अगर हम बात करते हैं तो ये वैसे तो ये मनाया जाता है 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट होता है, 3rd संडे ऑफ सावन मंथ तक ये चलता है। यहाँ पर मंथ दिया गया है, ये मंथ है अगस्त का महीना, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मोस्ट प्रोबेबली ये सावन महीने के 2nd संडे को स्टार्ट होता है, तो ये अगस्त महीने में ही स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला है चंबा का, इंटरनेशनल लेवल का मेला है। उसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन सूही मेले के बारे में पूछा जाता है। सूही मेला अप्रैल के महीने में जो है वो चलता है और अप्रैल के महीने में स्टार्ट होता है। आपने ध्यान रखना है इसमें सिर्फ इस मेले में महिलाएं और बच्चे ही जाते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। चंबा के मिंजर और सूही मेला के अलावा जो है वो यहाँ पर जो है वो भरमौर यात्रा होती है, छतराड़ी यात्रा होती है, वो भी आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा पत्थर का खेल मेला कहाँ पर मनाया जाता है, वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के हलोग में जो है वो मनाया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि जोरना मेला कहाँ पर मनाया जाता है, जोरना मेला, ये जोरना मेला भी इंपॉर्टेंट है। जोरना मेला जो है वो चौपाल में मनाया जाता है। आपने शिशु मेला ध्यान रखना है, शिशु मेला जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है और ये किस महीने में मनाया जाता है, तो अलग अलग महीने में ये अलग अलग मोनेस्ट्रीज में मनाया जाता है शिशु मेला। एक बार वो रिवाइज करते हैं। शिशु मेला जून के महीने में शिशुर मोनेस्ट्री में मनाया जाता है, जुलाई के महीने में गैमूर मोनेस्ट्री में मनाया जाता है और अगर हम बात करें कि मनी गोम्पा जो कि गोंदला में पड़ता है वहाँ पर अगस्त के महीने में मनाया जाता है, तो इतना ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग
इज ऑन बैंक ऑफ रावी। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रावी के तट पर स्थित है। तो इनमें से परेल जो है ना, परेल रावी के तट पर जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। ये पढ़ते तो सारे के सारे चंबा में है, परंतु परेल रावी के तट पर स्थित है। रावी नदी इंपॉर्टेंट नदी है हिमाचल प्रदेश की। अगर हम रावी नदी की ही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो रावी नदी, इसका जो वैदिक नाम है वो क्या है, रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी जो है वो आ जाता है। रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बड़ा भंगाल से जो है वो निकलती है। चंबा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। इसकी जो मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं, जैसे कि सियूल बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तंतगिरी एग्जाम में पूछी जाती है, साहो हो गया, चिड़चुंद नाला हो गया, बैरा हो गया, ये सारे की सारी इसकी सहायक नदियां जो है वो आ जाती हैं। तो इसकी सहायक नदियां भी आपने ध्यान रखनी है। रावी के बारे में इतना ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं झांकी एंड हंतार आर फेमस फोक डांसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो बात हो रही है डांसेस की बात हो रही है। तो ये झांकी और हंतार मुख्य रूप से कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप में जो है वो चंबा में परफॉर्म किए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। कि एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा। देखो एग्जाम डेप्थ में पूछा जा रहा है, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। इस सीरीज़ का मतलब ही वो है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस तरह से ये कहाँ पर मनाए जाते हैं, वो बात करते हैं। देखो झांकी और हंतार जो है वो मुख्य रूप से चंबा में मनाए जाते हैं, और चंबा में मुख्य रूप से गद्दी जो है वो देखने को मिलते हैं। गद्दी ट्राइब हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गद्दी ट्राइब के द्वारा कुछ और भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि नुवाला डांस हो गया। नुवाला डांस जो है वो उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही आपने ध्यान रखना है कि चंबा में जो है वो झंझारा डांस भी परफॉर्म किया जाता है। ये जो झंझारा डांस चंबा में परफॉर्म किया जाता है, ये झंझारा डांस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, क्या महिलाओं के द्वारा किया जाता है, क्या पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो देखो ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा ही जो है वो किया जाता है, दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। जो झांकी और हंतार है वो चंबा के ड्रामास के रूप में होते हैं, वहाँ पर तो सब चलता है। झंझार में आपको पता चल गया मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। नुआला के बारे में आपको पता चल गया भगवान शिव को ही डेडिकेटेड होता है, गद्दियों के द्वारा मुख्य से बनाया जाता है। और एक ढांडराज हो गया, ढांडराज आपने ध्यान रखना है। ढांडराज ये भी इंपॉर्टेंट है। ढांडराज जो है ना, ये गद्दी ट्राइब के द्वारा मुख्य रूप से बनाया जाता है। इसमें गद्दी मैन जो होते हैं ना, वो मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये पता चल गया, इतना काफ़ी है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ मैरिज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। हमने किन्नौर हर एक ट्राइब की, हर एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्स डिस्ट्रिक्ट की हमने इंपॉर्टेंट मैरिज टाइप पढ़ रखी है। जैसे कि किन्नौर जिले में अगर हम बात करें तो कुची ब्याह जो है वो इनके बीच में जो है वो विवाह का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, इनके बीच में नहीं है, परंतु किन के बीच में है, ये किसी ना किसी के बीच में तो है, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है। अगर देखो कुची ब्याह की अगर हम बात करते हैं कि ये किसके बीच में जो है वो प्रचलित है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये कुची ब्याह जो है ये लाहौल में परफॉर्म किया जाता है। लाहौल में परफॉर्म किया जाता है। और किस तरह का ये मैरिज का टाइप है, तो मैरिज बाय अलॉटमेंट है ये आपने ध्यान रखना है। अलॉटमेंट है, मैरिज बाय अलॉटमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ना, ये नॉट अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हो जाएगा। अगर हम किन्नर्स के बीच में बात करते हैं मैरिज के टाइप जो है वो कौन कौन हो जाते हैं, हमने कौन कौन से पढ़े रखे हैं। जानेखंग, इनके बीच में एक कॉमन मैरिज का टाइप आ जाता है। अगर हम हर की बात करते हैं तो हर भी इन्हीं के बीच में आता है। न्यामसा देवांग की बात करते हैं तो ये भी जो है वो किन्नौर के बीच में ही जो है वो आता है। इसके अलावा ज़्यादा ही डिटेल में अगर आपको जानना है तो यहाँ पर देख लीजिए। देखो दम चालीसम हो गया, दमतांग शीश हो गया, बेनांग हचीस चूशीज हो गया, ये लव मैरिज के टाइप जो है किन्नर्स के बीच में आते हैं। दरोस दुबर न्यामसा लेमो हो गया, न्यामसा देपांग हो गया, आशीष हचीज हो गया, ये मैरिज बाय फोर्स आ जाते हैं। जानेखंग जानेतंग कॉमन मैरिज टाइप है। न्योतांग मेरांग जो है ये मैरिज है जिसमें दो लोग जो है वो जाते हैं और शादी हो जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो है लड़के की ठीक नहीं होती, इसलिए ये इस तरह से होता है। ठीक है, स्वांगलास भी यहाँ पर दिया गया है, एक बार देख लीजिए। रुस्ताते ब्याह हो गया, मैरिज बाय अलॉटमेंट हो गया। कुआ ब्याह हो गया, कुआ ब्याह जो है मैरिज बाय कैप्चर बाय बॉय हो गया। मजमी ब्याह हो गया, यहाँ पर लड़का अपनी बहन को भेज देता है क्योंकि वो मैरिज के खर्चे नहीं दे पाता, तो मजमी ब्याह उसको कह देते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, बहुत बार रिवाइज किए हैं, एक बार फिर से हो गए। अगले क्वेश्चन हम बोलते हैं 1945 सुकेत मूवमेंट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो सुकेत मूवमेंट 1945 में जो हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी। देखो 1945 में मई का महीना था जब ये हुई थी, तो रतन सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। पूरी बात जानते हैं। सुकेत रियासत के क्रांतिकारी वीर रतन सिंह थे। मई 1945 में सुकेत प्रजामंडल का गठन इनके द्वारा किया गया और सुंदरनगर में पहली बार कौमी तिरंगा जो था वो लहराया गया। प्रजामंडल सुकेत में नरसिंह दत्त हुआ करते थे, संत राम गुप्ता हुआ करते थे, कमला राम हुआ करते थे, लक्ष्मीनंद गौतम हुआ करते थे, दिलाराम महाजन हुआ करते थे, जयलाल, राधा कृष्ण, गुज्जू, लाल सिंह, मुकुंद लाल, नीलांबर, रामचंद्र मल्होत्रा, बुद्धू भाट, बलदेव सिंह मल्होत्रा,
ये बहुत सारे लोग जो था ये हुआ करते थे। इतने नाम इंपॉर्टेंट नहीं है और याद भी नहीं रहेंगे, परंतु ध्यान रखना है कि ये मई 1945 में हुई थी। इसके जो लीडर थे वो वीर रतन सिंह हुआ करते थे, उनका नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ से इतना ही जानते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन विच ईयर लैंड मूवमेंट इन सिरमौर टुक प्लेस। तो सिरमौर में जो लैंड मूवमेंट एक हुई थी वो कब हुई थी? देखो सिरमौर में लैंड मूवमेंट 1878 में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है 1878। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो सिरमौर में 1878 में जो ये आंदोलन हुआ था ना, ये आंदोलन जो है वो सिरमौर में जो था वो आपने ध्यान रखना है गिरिपार इलाके में हुआ था और अंग्रेजों के जो निर्देशानुसार भूमि बंदोबस्त करवाया गया था। ये भूमि बंदोबस्त विरोधी आंदोलन जो था ये करवाया गया था। उस टाइम सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश जो था वो हुआ करते थे। इतना सा ध्यान रखिए इसके बारे में। परंतु यहाँ से हम राजा शमशेर प्रकाश के बारे में इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट जो है वो जान लेते हैं। आपने ध्यान रखना है जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो शमशेर प्रकाश ही राजा हुआ करते थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये बात आपने ध्यान रखनी है। आपने ध्यान रखना है कि इनके द्वारा 1878 की बात हो रही है ना, 1878 में इनके द्वारा जो लॉर्ड लिट्टन थे उनकी स्मृति में जो था वो लिट्टन मेमोरियल भी जो था वो बनवाया गया था। ये आपने दूसरी बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि इनके द्वारा ही जो था इनके शासनकाल के दौरान ही जो था वो नाहन फाउंड्री जो थी ना, नाहन फाउंड्री 1875 में जो था वो बनाई गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। सिरमौर के सबसे लंबी अवधि तक ये राजा रहे थे, 42 ईयर्स तक इन्होंने सिरमौर पर राज किया था। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सिरमौर के बारे में ध्यान रखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश इज लोएस्ट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस जनगणना के अनुसार हिमाचल में जो जनसंख्या का घनत्व था वो सबसे कम था। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है कि हिमाचल में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम इनमें से किस जनगणना के अनुसार था। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। हम डिटेल से इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, आगे फिर से पढ़ लेंगे अगर आपको नहीं आता, परंतु अभी आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। और टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @tolexam31 जो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी एग्जाम रिलेटेड होती है, एग्जाम में आपकी हेल्प करती है, वो आपको यहाँ पर दे दी जाती है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।